गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम भूगोल का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या क्या प्रमुख स्थल रूप होते हैं, तो ये एनसीईआरटी का जो क्लास 6 है, और क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसी का टॉपिक है। ठीक है, तो आपने कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा चित्र 6.1 में। जैसे 6.1 चित्र में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे स्थल रूप दिख रहे हैं। पर्वत दिखाई दे रहा है, पठार दिखाई दे रहा है, मैदान दिखाई दे रही है। ठीक है, पहाड़ी भी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, पहाड़ी दिखाई दे रही है, मैदान दिखाई दे रहा है ना। ये आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है, यानी जब नदी ऐसे प्रवाहित होती है और नदी का जल इस टाइप से निकल जाता है तो ये इसको बोलते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा हो गया हमारे लिए। ठीक है, ये प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ स्थल, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। ये हो गई स्थल संधि। अब स्थल संधि क्या होती है, तो दो बड़े स्थलों को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसको बोलते हैं स्थल संधि। ठीक है, ये तट हो गया, ये द्वीप हो गया, ये द्वीप है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी एक द्वीप है। तो द्वीप क्या होता है कि जो पूरी तरह से पानी से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं, और अगर वो बहुत बड़ा एरिया होता है तो उसको महाद्वीप बोल देते हैं। ठीक है, अब जल संधि क्या होती है, जैसे स्थल संधि होती है, जल संधि होती है दो बड़े जल स्रोतों को जोड़ने वाली छोटी सी जल की संधि, उसको बोलते हैं जल संधि। ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से घाटी क्या होती है, तो घाटी ये दिखाई दे रही घाटी। पठार क्या होते हैं, तो पठार थोड़े ऊंचे होते हैं मैदानों से और एक समतल होते हैं, उनको पठार बोला जाता है। पर्वत क्या होते हैं, शंकुआकार होते हैं, तो ये पर्वत हो जाते हैं। पहाड़ी क्या होती है, तो पर्वतों से थोड़ी छोटी होती है, इसको पहाड़ी बोलते हैं। ये झील हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो ये स्थल रूप आकृतियों को मैदानों के परिणाम स्वरूप आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, और जो भी मैदान होते हैं उनमें धीरे धीरे क्या होती है, गति होती है। आगे आप पढ़ोगे प्लेट विवर्तन सिद्धांत, उससे थ्रू आपको पता लग जाएगा कि ये जो हम जहाँ पर भी खड़े हैं ये धीरे धीरे इनमें सब में क्या हो रही है, गति हो रही है। हमारा जो भारत है वो भी, उसमें भी गति हो रही है। हिमालय जो है उसमें भी गति हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। पृथ्वी के अंदर गति, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। ठीक है, अच्छा पहाड़ी किसको बोलते हैं, तो पहाड़ी वहाँ स्थलीय होती है जो आसपास की भूमि से थोड़ा सा ऊंची होती है, और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो अगर आपसे पर्वत पूछा जाए तो पर्वत क्या होता है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई तथा खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अगर पूछा जाए 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं, तो एक हो गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है, 8000 मीटर से ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरी ओर बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बढ़ने या टूटने की प्रक्रिया है, और पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। मतलब जो भी पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, ये क्या होते हैं, घिस घिस के टूट जाते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं अपर्दन। क्या बोल देते हैं, अपर्दन बोल देते हैं। एक और प्रक्रिया होती है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, तो निक्षेपण होता है कि ये बनने की प्रक्रिया होती है कि वायु बर्फ के आधार पर हम किसी विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे लिए। पर्वत क्या होता है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या होता है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा एवं आधा चौड़ा होता है, आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है और थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ठीक है, और जो वायु का घनत्व होता है वो भी कम होता जाता है, इसीलिए हम ज़्यादा ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि घनत्व कम हो जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ की नदियाँ होती है, जिसे हिमानी कहते हैं ना। अगर कोई पर्वत है उन पर अगर बर्फ़ वगैरह जमी हो तो उसको बोलते हैं हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे ही पर्वत है जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही पर्वत दिखाई देते हैं, समुद्र के भीतर भी पर्वत होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उससे भी ज़्यादा नीचे गहरा एक पर्वत दिखाई देता है हमको, और भी बहुत सारे हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वही बताया
घनत्व कम हो जाता है वायु का और सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। कठोर जलवायु होती है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, ठीक है। तो कृषि योग्य भूमि भी नहीं होती है। पर्वतों को एक क्रम में अगर आप रखोगे तो इसको श्रृंखला बोल देंगे, ठीक है। पर्वत भी 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है वलित पर्वत। तो जो हमारा हिमालय है वो कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत इस टाइप के होते हैं जैसा इस फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय हो गया, अल्पस हो गया, हिमालय, अल्पस, एंडीज एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। तो देखो हिमालय जो है एशिया का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अल्पस, ये जो अल्पस है ये कहाँ है? यूरोप का है। एंडीज की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका की है, और अगर रॉकी की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका की है, ठीक है। पर्वत भी कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत 3 टाइप के होते हैं। वलित पर्वत होता है, भ्रंशोत्तर पर्वत होता है और ज्वालामुखी पर्वत होता है। हिमालय तथा अल्पस जो होते हैं वलित पर्वत होते हैं। तो ये आप याद रखना कि हिमालय जो है और जो अल्पस है वो किस टाइप के पर्वत हैं? तो वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊपर खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस सी गई है ना। तो अपर्दन की वजह से ये क्या हो गया कि घिस सी गई है। और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम होती है। और बहुत से पुराने वलित पर्वत भी हैं हमारे पास, ठीक है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर क्या होता है? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो उसको भ्रंशोत्तर पर्वत बोलते हैं। जैसे ये है, अगर एक समतल में ऐसे दिख रहा होगा पर्वत और इसका ये जो बीच वाला पार्ट है ये धंस के नीचे आ जाए, अगर ये बीच वाला पार्ट धंस के नीचे आ जाएगा तो ये जो पर्वत बनेगा इसको बोलते हैं भ्रंशोत्तर पर्वत। ऊपर उठे हुए उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को उत्खंड भ्रंश और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप की राइन घाटी तथा वाजजेस पर्वत इस तरह के पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं, है ना। तो जो राइन घाटी है यूरोप में, आगे पढ़ोगे वर्ल्ड मैप में, तो यूरोप की राइन घाटी तथा वाजजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। मतलब जो भ्रंशोत्तर पर्वत होते हैं उसमें अगर आप भ्रंशोत्तर पर्वत की बात करें तो वलित पर्वत में तो हमारे आ गया कौन कौन सा पर्वत है? हिमालय जो हमारा वलित पर्वत है। भ्रंशोत्तर पर्वत की बात करें तो यूरोप की जो राइन घाटी है और जो वाजजेस पर्वत है ये सब कैसे हैं? तो ये भ्रंशोत्तर पर्वत है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भूकराकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता कर लीजिए, ठीक है। तो मैप देख के पता लग जाएगा। आगे देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब ये ज्वालामुखी पर्वत कैसा होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनता है। अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है, यानी माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। तथा जापान का फ्यूजियामा, जापान का कौन सा है? फ्यूजियामा है। और अफ्रीका का क्या है? माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सब कैसे हैं? ज्वालामुखी पर्वत है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत सतह के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत भी पर्वतीय होते हैं में हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए, पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। अच्छा, वेदिकाएँ कभी देखा हो? वेदिकाएँ क्या होती हैं? तो जैसे एक नहर जाती है तो ऐसे ब्रेक करके हम उसमें से नहर में से निकाल लेते हैं और ये हमारे खेतों में चली जाती है, इसी को बोलते हैं वेदिकाएँ। और ये कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग
उपयुक्त स्थान है, वे पर्वतों की यात्रा उनकी सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग देखा है, मतलब रिवर है और उसमें ऐसे बैठे रहते हैं कुछ लोग और दौड़ाते रहते हैं। रिवर राफ्टिंग तथा स्काईकिंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में कुछ स्थित ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? तो हिमालय में काफ़ी जगह हैं, वहाँ पर खेलते हैं ये लोग। चलो, अब ये ज्वालामुखी पर्वत बनता कैसा है? तो ये ज्वालामुखी जो होता है, अत्यधिक दाब के कारण यहाँ पर मेग्मा का निर्माण होता है, मेग्मा बोलते हैं। और ये मेग्मा है फूट के निकलता है, और जैसे ये मेग्मा फूट के निकलता है तो ये इस तरह से निकल जाता है इन क्षेत्रों में। तो जब आपने देखा भी होगा मूवी वगैरह में, तो ये जो चट्टान है ये सूखने के बाद क्या हो जाता है, चट्टान बन जाती है, उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। इस टाइप का पर्वत जो होता है ज्वालामुखी पर्वत होता है, जैसे ये आपको फिगर बना के दिया है। पठार क्या है? पठार ऊंची एवं सॉफ्ट भूमि होती है, मतलब पर्वत जैसा ही होता है, ऊपर होता है लेकिन सॉफ्ट होती है, मतलब समतल होता है, सपाट भूमि होती है। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। वही किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से कई 100,000 मीटर तक हो सकती है। तो ये हमारे पास दिखाई देता है। और भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया। अच्छा, दक्कन का पठार जो है वो भारत में है ना। अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि दक्कन का पठार कहाँ है, तो दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, है ना, इस प्रकार के उदाहरण हैं। और तिब्बत का पठार हो गया। अब इन सब पठारों की ऊंचाई जो है 4000 से 6000 मीटर तक होती है। अच्छा, तिब्बत का पठार जो है ना विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर आपसे पूछा जाए तो दक्कन का पठार तो हमारे यहाँ है, तिब्बत का पठार क्या है? चाइना में है। और तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और जिसकी माध्य समुद्र तल से जो डिस्टेंस है वो 4000 से 6000 मीटर है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पहाड़ी भागों में स्थित है। मतलब अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ भी छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खनन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है उससे लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात भी हो सकते हैं क्योंकि यह नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है उससे स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में कौन सा? जोग जलप्रपात। तो छोटा नागपुर पर जो स्वर्ण रेखा नदी है उससे कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। और जो कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो अगर कोई लावा पठार है तो उसमें काली मिट्टी की क्या होगी? प्रचुरता हो जाती है। ठीक है, जो उपजाऊ होती है, काली मिट्टी क्या होती है? खेतों के लिए उपजाऊ होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, मतलब पर्यटकों की घूमने के लिए भी अच्छी सी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है ना, ऐसा पठार होता है, ये दिख ही रहा है आपको, है ना। मैदानों की बात करते हैं तो मैदान कैसे होते हैं? तो मैदान भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, नॉर्मली होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं ना। तो जो मैदान वगैरह है वो क्या है? नदियों के द्वारा बनता है। जैसे अगर हम हिमालय है तो हमारे हिमालय से जो नदियाँ आती है उसी की वजह से जो उत्तर प्रदेश में है मैदान वगैरह, ये वाले क्षेत्र बन गए हमारे। अब जो नदियाँ है वे अपराधित पदार्थों को अपने साथ लेके आती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ में कौन कौन से? बालू हो गई, पत्थर हो गए, सिल्ट हो गई, को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं, मतलब उनकी घाटी बना देते हैं। ठीक है, इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है।
सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, मतलब पठार के कंपैरिजन में उपजाऊ होते हैं पहाड़ पे, और पठार भी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं पर्वत के कंपैरिजन में। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले भाग होते हैं। तो ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है? मैदानों में रहना पसंद करती है, पर्वतों पठारों पे नहीं रहना पसंद करती है ना मैदान। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है ना। तो ये गंगा थी, ब्रह्मपुत्र नदी है, इन्होंने बहुत मैदान बना दिए हैं, और ये यांगत्से नदी है चाइना की, इसने का भी मैदान बनाए हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने और खेती करने के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता मिल जाती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त हो जाता है, और जो मैदान होते हैं वहाँ पर ही उपजाऊ मिट्टी मिलती है, ऐसे पर्वतों पे तो नहीं मिलती, पर्वतों पे पठारों। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। गंगा का मैदान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप और लोगों के बारे में बात करते हैं। तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है? सरल होता है। तो इस टाइप के मैदान होते हैं, फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों ठीक है, स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीकों में कुछ अंतर हो सकता है। क्या आप उनमें कुछ अंतर बता सकते हैं? तो बता सकते हैं। पर्वत पे जो रहते हैं वो अलग टाइप से दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अगर आप एक हिमालय में जो रहने वाले वो बहुत गोरे टाइप के हो जाते हैं। कंगना रनौत को देख सकते हो आप, वो भी कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है। तो जो ऊपर पठारों पर्वतों में रहते हैं उनकी त्वचा में थोड़ा सा स्किन में डिफरेंट टाइप की होती है। वैसे अगर अफ्रीका के लोगों को देखोगे या फिर जो धरातल है या साउथ के लोगों को देखोगे तो थोड़े से कलर उनका डार्क होता है। तो ये होता है फ़र्क। तो काफ़ी सारे अंतर हो सकते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम उनके खतरों को कम कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता रहता है, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, इनके बारे में। हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर फेंक देते हैं, है ना, किसी भी भूमि पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा करता है। मतलब हमें वैसे कचरा वगैरह है पानी वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए ही उपयोग में नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें उसे सुरक्षित रखना होगा। ठीक है। अच्छा, स्वच्छ भारत में एक रस्सी से बना हुआ पुल है अरुणाचल प्रदेश में, कभी जाओ तो देखना, रस्सी से बना हुआ है, दो पेड़ों के बीच में इस तरह से। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया। तो कौन सा कार्यक्रम चलाया था? भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इस टाइप के फिगर हैं, इसे देख सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन हैं। प्रमुख स्थल रूपों के नाम कौन कौन से हैं? तो काफ़ी सारे स्थल रूप हैं, लेकिन इनमें प्रमुख है पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? तो पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, शंकुआकार होते हैं। पठार क्या होता है? सपाट होते हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, 600 मीटर मैक्सिमम तक होते हैं। ठीक है। पर्वतों के और तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है। ठीक है। और अगर भारत में अगर हम बात करें तो कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार है। पर्वतों की बात करें तो हिमालय एक पर्वत है, और किस टाइप का पर्वत है? ये एक वलित पर्वत है। तीसरा क्वेश्चन क्या है?
पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्वतों के 3 टाइप के प्रकार देखे थे हमने, है ना। तो पर्वत के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो वलित पर्वत होता है ना, भ्रंशोत्थ पर्वत होता है और ज्वालामुखी पर्वत होता है। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार के उपयोगी होते हैं? वहाँ से हिमालयों का निर्माण होता है, नदियों का प्रवाह होता है, और भी चीज़ें होती हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो नदियाँ अपने साथ क्या है, बहुत सारी चीज़ें बह के लाती है, और बह के लाती है और फिर वो समतल कर देती हैं, तो नदियों का निर्माण हो जाता है मैदानों का। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? वहाँ पर खेती करना आसान है, रहना आसान है, हर चीज़ अच्छी है। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? जनसंख्या कम इसलिए होती है क्योंकि वहाँ वायु का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वायु दाब कम हो जाता है, और वायु दाब बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ऊंचाई में भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में पाई जाती है, पर्वत ऊंचे होते हैं ज़्यादा कंपैरिजन में। तो हिमानी क्या होती है कि जो बर्फ़ से ढक जाती है, तो उसको हिमानी बोलते हैं। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार है भारत में। यांगसे नदी कहाँ बहती है? चाइना में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। तो यूरोप में है आल्पस। रॉकीज़ की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, और एंडीज़ की बात करें तो दक्षिण अमेरिका। खालिस्तान भले, है ना, क्या बोल रखे? समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को पठार कहते हैं। हिमालयम, अल्पस वलित पर्वत के उदाहरण हैं। देश क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है, मैदान क्षेत्रों में, पर्वत क्षेत्रों में। देश पर्वतों का एक क्रम है, श्रृंखला। और देश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, तो मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाम है दीपक परमार। थैंक यू।